जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और यूपी टेट एग्जाम की तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। साथियों, आज की इस स्पेशल क्लास में सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी के जो प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं यूपी टेट एग्जाम में, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। आप सभी को पता है पिछले वर्ष के जो प्रश्न होते हैं आगामी एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो साथियों, ये जो आपका यूपी टेट होने वाला है जुलाई में, उसके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अपनी परीक्षा से पहले सारे पीवाईक्यूज को यानी जो पिछले साल में प्रश्न पूछे गए हैं उनको आप लोग अच्छे तरीके से करके जाएं। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग धैर्य के साथ बने रहिएगा इस पूरी क्लास में। और यहाँ पर एक सिंगल क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो पेपर में नहीं पूछा गया हो, यानी ये सारे प्रश्न दोस्तों पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो बहुत ध्यानपूर्वक इस क्लास को आप लोग करें और हर एक प्रश्न का आंसर भी यहाँ पर देते हुए चलें। आइए शुरुआत करते हैं। और ये रहा दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न, इसका उत्तर करिएगा। आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने जो है बनवाया था? जहांगीर, अकबर, हुमायूं और आपका दिया बाबर। साथियों, ये प्रश्न जो है आपका पेपर में आ चुका है। सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे, बता सकते हैं यहाँ पर। चलिएगा, तो जो साथी यहाँ पर जा रहे हैं बाबर, ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखें आप लोग, आराम बाग भारत का जो है सबसे पुराना मुगल बाग यानी बगीचा है। इसका निर्माण साथियों मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने 1528 में जो है करवाया था। साथियों, यह आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल से लगभग 5 किलोमीटर दूर यमुना नदी के जो है तट पर स्थित है। ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखें सभी लोग। वर्ष 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर सभी प्यारे दोस्तों का आ जाना चाहिए, बताएं। चलिएगा, सभी प्यारे दोस्त उत्तर देने का प्रयास करें। ये भी प्रश्न आपका पेपर में आ चुका है। तो जो साथी यहाँ पर जा रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने जो है अप्रैल 1916 में बेलगाम पुणे से भारत में जो है प्रथम होम रूल लीग आंदोलन की जो है शुरुआत करी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, बाल गंगाधर तिलक के बाद जो है 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास से अपनी होम रूल लीग की जो है शुरुआत करी थी, ये भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो आपका जो सी ऑप्शन दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि वर्ष 1916 में भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत जो है किसके द्वारा करी गई थी, तो ध्यान रखिएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब? 1916 में। कहाँ से? बेलगाम एक जगह है पुणे में, यहाँ से जो है इसकी शुरुआत करी गई थी। और इसके बाद जो है साथियों, यानी बाल गंगाधर तिलक के बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास के अडयार नामक स्थान से अपनी होम रूल लीग की शुरुआत करी थी, ठीक। आइए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर लग चुका है, इसका उत्तर करें। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन पेपर में आ चुका है। आधुलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से जो है कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण देखने को मिलता है? यहाँ पर आप लोग उत्तर देने का प्रयास करें। यानी कश्मीर का इतिहास साथियों किस में देखने को मिलता है, किस पुस्तक में देखने को मिलता है? आप सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करें, इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, तो दोस्तों आप जानते होंगे कल्हड़ के द्वारा एक रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? राज तरंगड़ी है। आप जानते होंगे, इसका नाम आपने सुना होगा। और राज तरंगड़ी के लेखक साथियों कौन है? कल्हड़ हैं, ठीक है। तो राज तरंगड़ी पुस्तक में साथियों कश्मीर का इतिहास देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो आपका जो यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा, दिल्ली के किस सुल्तान ने जो है सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? बताइएगा। सिकंदर लोदी ने, अलाउद्दीन खलजी ने, बलबन ने, इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर सभी प्यारे दोस्तों का उत्तर आ जाना चाहिए, आप लोग बताएं। चलिए भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग यहाँ पर बता सकते हो? तो भाई अलाउद्दीन खिलजी जो है आपका सेकंड ऑप्शन जो दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। साथियों, अलाउद्दीन खिलजी की विश्व विजय की आकांक्षा थी, जिसके कारण जो है उसने अपने सिक्कों पर सिकंदर ए सानी यानी द्वितीय सिकंदर अंकित करवाया था, ठीक है। तो अगर आपसे सवाल पूछेगा कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय यानी सानी की उपाधि धारण की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। आपका सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा।
अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलान करना है। एक तरफ यहाँ पर संगठन दिए गए हैं और एक तरफ यहाँ पर दिए गए इनके संस्थापक। तो आपको यहाँ पर बताना है, मिलान करना है, तो सही तरीके से आप लोग मिलान करिएगा, बताएं। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो अगर बात करें हम राजा राम मोहन राय जी की, तो इनके द्वारा जो है आप जानते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। दयानंद सरस्वती के बारे में आप जानते होंगे, इनके द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना करी गई थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, और साथियों प्रार्थना समाज की स्थापना जो है ध्यान रखिएगा एमजी रनाडे के द्वारा करी गई थी। और बचता है फिर आपका रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना साथियों स्वामी विवेकानंद के द्वारा करी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट्स हैं और ये प्रश्न दोस्तों पेपर में आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ ये सारे प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं, एक सिंगल क्वेश्चन आपको बाहर से यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, तो ध्यानपूर्वक आप लोग इस क्लास को अटेंड करें। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से जो है किसे मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, बताएं। चलिए, अब जो साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर मैडम भीकाजी कामा पर, वो बिल्कुल राइट है। ठीक है दोस्तों, मैडम भीकाजी कामा को जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की में जो है उनके क्रांतिकारी योगदानों के कारण भारतीय क्रांति की माता इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे मैडम भीकाजी कामा को। ऑप्शन सेकेंड आपका जो यहाँ पर दिया है बिल्कुल सटीक आंसर होगा। अगला सवाल, सुदर्शन झील का निर्माण साथियों किस शासक के काल में हुआ था। यहां पर आप लोग इस प्रश्न का उत्तर सभी प्यारे दोस्त बताने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ भाई। अब जो साथी यहां पर डी ऑप्शन पर सिलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, शानदार, जबरदस्त। ठीक है साथियों, गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में स्थित ऐतिहासिक सुदर्शन झील का निर्माण जो है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो है हुआ था। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है ये साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है, बताएं। ये भी प्रश्न पेपर में आ चुका है दोस्तों, आप लोग उत्तर बताएं यहाँ पर। चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बता सकते हैं। पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित जो है किस राजा के नाम से जो है प्रारंभ होती है, तो ध्यान रखें भाई नरवर्धन। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया है ये दोस्तों बिल्कुल क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है। जौरवे संस्कृति है, कायथा है, आहाड़ संस्कृति है, मालवा संस्कृति है। सवाल नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर दिया है, इसका प्रश्न आप बता सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं भाई किस पे, ऑप्शन नंबर सी पर। यहां पर जो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगर आप देखेंगे जो ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति जो सबसे प्राचीनतम है वो है साथियों आपकी आहाड़ संस्कृति। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया है ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला सवाल, मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था 20 राजतंत्र शासन में, 2 शासन तंत्रों में, 10 राजतंत्र शासन में, 16 महाजनपद व गणराज्यों में। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर आप कर सकते हैं यहाँ पर सभी प्यारे साथी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए, बताएं। चलिएगा, अब जो दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर 16 महाजनपद व गणराज्यों में, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई साथियों, 16 महाजनपद और गणराज्यों में जो विभक्त था, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप जानते होंगे दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है मौर्य साम्राज्य के उदय से पहले संपूर्ण उत्तर भारत 16 बड़े महाजनपदों व कई गणराज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, तो आपका जो डी ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक साथियों, अगर आप देखेंगे ये भी सवाल पेपर में बनता है कि 16 महाजनपदों की सूची जो है ये कहाँ पर देखने को मिलती है, तो सबसे पहले साथियों जो बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, क्या अंगुत्तर निकाय जिसका नाम है, इसमें जो है देखने को मिलती है। और उसके बाद साथियों एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, इसमें जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। इनको भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। ठीक है, सवाल अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन जो है अभिकर्ता बालुका स्तूपों यानी बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर देने का प्रयास कर सकते हो।
इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है आप लोग बता सकते हैं। चलिएगा, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर पवन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मरुस्थलीय क्षेत्रों में तेज हवाओं यानी तेज हवाओं या पवन कह सकते हैं आप, इसके द्वारा रेत के निक्षेपण से जो है बालुका स्तूपों का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरदन अभिकर्ता बालुका स्तूपों यानी बालुका टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, वह साथियों आपका पवन यानी हवा कह सकते हो। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप लोग यहाँ पर उत्तर बताएं। सबसे निचली परत साथियों कौन सी है, यहाँ पर आप लोग आंसर कर सकते हैं। चलिएगा, यहां पर दोस्तों आप देखेंगे जो आपका दिया है क्षोभ मंडल, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत इसे कहा जाता है। ठीक है, और साथियों जो मौसम की सभी घटनाएं होती हैं जैसे बादल, वर्षा, कोहरा, बिजली कड़कना, ये सभी साथियों जो घटनाएं होती हैं ये आपका क्षोभ मंडल में होती हैं। और सवाल पेपर में बन चुका है दोस्तों कि सबसे निचली परत का नाम बताइए, तो क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और साथ साथ ये भी याद रखें कि जो मौसम की घटनाएं होती हैं बादल, वर्षा, कोहरा, बिजली कड़कना, ये सारी चीज़ें किस मंडल में होती हैं, ये भी आपका क्षोभ मंडल में होती हैं। अगर मैं आपसे साथियों पूछूं कि ओजोन की परत, क्या भाई ओजोन की परत जो है ये आपका किस मंडल में पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये साथियों आपका समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, वायुयान यानी जो साथियों एरोप्लेन जो आपका उड़ता है ये किस मंडल में आपका उड़ता है, तो ये भी साथियों आपका समताप मंडल में उड़ता है। ये भी साथ साथ आप ध्यान रखिएगा। ये सारे प्रश्न जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में जो है पूछे जा चुके हैं। ठीक है, मैं आपको वही पॉइंट बताऊंगा, वही फैक्ट बताऊंगा जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगला सवाल, पूर्ववर्ती नदी जो है कौन सी है, गोदावरी, यमुना, गंगा, सतलुज। इस प्रश्न का उत्तर यहां पर सभी साथियों का आ जाना चाहिए, आप लोग बताएं। चलिए फटाफट आंसर आप लोग यहां पर दीजिएगा, राइट आंसर क्या है बताएं, बताइएगा। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, पूर्ववर्ती नदी साथियों इसमें से आपका कौन सा है, गोदावरी, यमुना, गंगा और आपका दिया है सतलुज। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्तों बताएं। चलिए, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई किस पर, सतलुज पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, डी ऑप्शन राइट है। साथियों आप देखेंगे आपका सिंधु नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गया और आपका सतलुज नदी हो गई, ये तीनों नदियां साथियों पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, जो कि तिब्बत मानसरोवर से जो है निकलती हैं, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, अगला सवाल यहां पर देखेंगे, पृथ्वी के बाह्य परत को क्या कहा जाता है, पपड़ी बोलते हैं, क्षोभ मंडल बोलते हैं, जल मंडल या स्थल मंडल। ये भी आपका महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा गया सवाल है, बताएं। चलिए, पृथ्वी की जो है बाह्य परत को क्या कहा जाता है, इस प्रश्न का उत्तर आप करेंगे। जो लोग बता रहे हैं क्रस्ट यानी भूपर्पटी आप कह सकते हो, ए ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भूपर्पटी कह सकते हो, पपड़ी कह सकते हो या आप क्रस्ट कर सकते हो, बात जो है एक ही है। ठीक है, तो साथियों जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी और बाहरी ठोस परत को क्या बोलते हैं, भूपर्पटी, पपड़ी या क्रस्ट कहा जाता है। आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला सवाल ये रहा स्क्रीन पर, इसका उत्तर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी जो है गर्म धारा है, यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर आप लोग देने का प्रयास करें। गर्म धारा के बारे में यहां पर आपसे पूछा है, फटाफट उत्तर देने का प्रयास आप लोग करिएगा। चलिएगा, यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई किरोशियो धारा ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट है। साथियों आप देखेंगे किरोशियो धारा जो है प्रशांत महासागर की एक तीव्र गर्म जलधारा है जो भूमध्य रेखा से जापान की ओर जो है बहती है। ठीक है, और आप दोस्तों देखेंगे लेब्राडोर, कनारी और आपका क्यूराइल, ये धाराएं कैसी है, ये साथियों जो है ठंडी धाराएं हैं। क्या भाई, ये सभी जो है ठंडी धाराएं हैं, याद रखिएगा इनको। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, सड़क है, रेल परिवहन है, जल परिवहन, वायु परिवहन। इसमें बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज होते हैं, आप लोग यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर बताएं, देखते हैं किसका किसका उत्तर आ जाता है इस प्रश्न के लिए। चलिएगा, सभी प्यारे साथियों को यहाँ पर आंसर आ जाना चाहिए, आप सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा,
अच्छा, जो भी साथी यहाँ पर गए हैं ऑप्शन नंबर सी पर जल परिवहन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। दोस्तों, जल परिवहन में जो है, जल परिवहन में मार्ग निर्माण का कोई खर्च नहीं होता है तथा घर्षण न्यूनतम होने के कारण यह भारी सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन है। तो आपका जो यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है ये साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर लग चुका है। सभी प्यारे दोस्त उत्तर बताएंगे। गोदावरी नदी जो है निकलती है अमरकंटक से, बैतूल से, नासिक से और आपका दिया है महाबलेश्वर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। गोदावरी नदी से साथियों एग्जाम में कई बार सवाल बन चुका है। यहाँ पर आप लोग उत्तर बताएं, सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पर उत्तर आप लोग दीजिएगा। गोदावरी नदी के दोस्तों अगर हम बात करें, इसे प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कहते हैं और इसे साथियों दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्या? दक्षिण गंगा बोलते हैं। और इसे साथियों वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये नदी साथियों अगर बात करें कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये आप देखेंगे महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से जो है निकलती है। तो आपका जो सी विकल्प दिया है ये साथियों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप दोस्तों देखेंगे इसकी जो लंबाई है, लगभग इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर जो है इसकी लगभग लंबाई है और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये भी साथ साथ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। सुएज नहर साथियों किसको जोड़ने का कार्य करता है? यहाँ पर फटाफट उत्तर आप लोग बता सकते हो। चलिए, सुएज नहर जो है किसको जोड़ने का कार्य करती है? यहाँ पर आप लोग इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करें। भाई धैर्य के साथ अंत तक बने रहें और हर एक प्रश्न का आंसर करें। सेशन को लाइक कर दीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं, हेल्प आपको यहाँ पर श्योर 100% मिलेगी। चलिए, सही उत्तर क्या है? भूमध्य सागर से लाल सागर। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है दोस्तों, ये क्या है? ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, सुएज नहर जो है मिस्र में स्थित एक कृत्रिम जलमार्ग है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का कार्य करता है। तो आपका जो ए विकल्प दिया है ये साथियों बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, उसका उत्तर बताएं। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। और ताप व्युत्क्रमण जो है किसे कहते हैं ये भी आप बता सकते हैं अगर आपको पता हो। तो आप देखेंगे लंबे, यहाँ पर जो आपका दिया है, यहाँ पर साथियों जो आपका दिया है शांत एवं स्थिर वायु, ये आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अच्छा साथियों, नीचे और भी ऑप्शन दिए गए थे कि मतलब ए सही है कि ए बी सही है या बी सी सही है या ए बी सी सही है, इस तरीके से दिया गया था, उसको हमने हटा दिया। कारण ये है कि यहाँ पर आपको सामने दिखता नहीं, ठीक है, वो छिप जाता है। ठीक, तो भाई इसलिए यहाँ पर हमने 3 ऑप्शंस लिए हैं और ये प्रश्न पेपर में आपका आ चुका है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं? तो वो साथियों आपका शांत एवं स्थिर वायु। ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, सामान्यतः जो है ऊंचाई के साथ तापमान जो है घटता है। क्या भाई आप सभी को पता होगा, सामान्यतः ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, परंतु स्थिर वायु और लंबी सर्दियों की रातों में जो है धरातल ठंडा होने से ऊपर गर्म हवा रह जाती है, जिसे साथियों क्या बोलते हैं? ताप व्युत्क्रमण कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल पूछे कि ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां क्या है? शांत एवं स्थिर वायु, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मेघालय का पठार, इसका विस्तार साथियों कहां से कहां तक है? आप लोग उत्तर बता सकते हैं, इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। चलिए फटाफट आप लोग यहां पर उत्तर बताइएगा सभी प्यारे दोस्त। प्रायद्वीपी पठार पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथियों, भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय यानी शिलांग का पठार मुख्य भारतीय प्रायद्वीपी पठार का ही पूर्वी विस्तार है। ठीक है, तो आपका जो ए ऑप्शन यहाँ पर दिया है ये साथियों बिल्कुल आपका क्या है? बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी लोग यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करें। चलिएगा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार का नाम बताइए। डॉक्टर बी एन राव, के एम मुंशी हैं, डी के सुब्बा राव हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो आप देखेंगे बी एन राव, ऑप्शन नंबर यहाँ पर साथियों ए जो दिया है ये बिल्कुल सही आंसर है और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टिकोण से, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो अगर आप सवाल पूछे कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो डॉक्टर बी एन राव थे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर बताएं। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति जो है कौन सी होती है? बताएं।
सबसे बड़ी समिति का नाम आप लोग बता दीजिए यहाँ पर। आप देखेंगे साथियों जो आपका होता है प्राक्कलन समिति, क्या भाई प्राक्कलन समिति जो होती है ये संसद की सबसे बड़ी समिति होती है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और साथियों संसद की जो सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति, इसमें सदस्य कितने होते हैं, इसमें लगभग आप देखेंगे साथियों 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपका ए ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया है ये साथियों बिल्कुल सही उत्तर होगा। सवाल नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, इसका उत्तर बताएं। संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे, सभी को पता होगा, बिल्कुल बेसिक सवाल है लेकिन पेपर में पूछा गया है, बताओ। यहाँ पर सभी प्यारे दोस्तों का आंसर आ जाना चाहिए। तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर बात करें मौलिक कर्तव्य की, सबसे पहले याद रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य की अवधारणा कहाँ से ली गई है, रूस के संविधान से ली गई है। और आप देखेंगे साथियों मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4A में किया गया है और अनुच्छेद 51A में, ठीक है। अगर आपसे भाग पूछेगा तब आप 4A बताएंगे, अनुच्छेद पूछेगा तब आप 51A बताएंगे। ये साथियों प्रश्न जो है मौलिक कर्तव्य का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक। तो भाई इसको कब जोड़ा गया था ये यहाँ पर आपसे सवाल पूछा है, तो ठीक है। तो साथियों जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य की संख्या वर्तमान में कितनी निहित है, तो आप जानते हैं 11 मौलिक कर्तव्य है। सवाल नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन साथियों किस वर्ष किया गया था, इस प्रश्न का उत्तर बताएं आप लोग। चलिएगा, सबसे पहले साथियों पंचायती राज का गठन किस वर्ष किया गया था, यहां पर सभी प्यारे दोस्तों का आंसर आ जाना चाहिए, आप लोग बताइएगा। चलिए भाई 1959 में। कब दोस्तों, 1959 में आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। दोस्तों आप जानते होंगे भारत में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत आधिकारिक रूप से 2 अक्टूबर 1959 को करी गई थी। कब, 2 अक्टूबर 1959 को करी गई थी। तो आप देखेंगे जो बी ऑप्शन दिया गया है इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल साथियों राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम। इस प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हो। सभी दोस्तों का यहां पर आंसर आ जाना चाहिए। सवाल नंबर 25 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। ए, बी और सी ये साथियों आपके तीनों सही हैं, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और आपका दिया ग्राम पंचायत, ठीक है। ए, बी, सी आपका यहाँ पर तीनों सही है। आप जानते होंगे दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के तहत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। जबकि साथियों जो नगर निगम को जो है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा दर्जा दिया गया था। ये भी साथ साथ ध्यान रखिएगा आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, सभी प्यारे दोस्तों का आंसर यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो आप सभी दोस्त यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर क्या है, केंद्र को आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप जानते होंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत वे विषय जो तीनों सूचियों जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में शामिल नहीं हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र यानी संसद को जो है प्राप्त है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर साथियों बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए वर्ष 2019 में किस देश की यात्रा पर गए थे। तो इस प्रश्न से हमें क्या सीख मिलती है, इस प्रश्न से साथियों हमें यही सीख मिलती है कि करंट अफेयर की भी क्वेश्चन कुछ एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं क्योंकि ये पुराना करंट अफेयर है। तो जो PYQs था यानी जो पिछले साल का प्रश्न पत्र है उसमें ये भी प्रश्न था, इसलिए हमने इसको ले लिया है। इससे यही सीख मिलती है कि आपको करंट अफेयर भी पढ़ लेना है थोड़ा बहुत, ठीक। अगला सवाल, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, इस प्रश्न का उत्तर आप बता सकते हो। चलिएगा, इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सभी प्यारे दोस्त बताएं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी होती है, 34 है, 33 है, 31 है और आपका 30 दिया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, सभी प्यारे दोस्तों का यहाँ पर आंसर आ जाना चाहिए, आप बताएं। चलिएगा साथियों, जो आप अगर देखेंगे कुल जो स्वीकृत संख्या होती है 38 होती है, 38 होती है, ठीक है। अब 38 में से साथियों आप देखेंगे एक जो होते हैं ये CJI होते हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, यानी
मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और इसमें साथियों 37 जो होते हैं ये अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हालांकि ऑप्शंस जो दिया गया है ये आप 38 कर लीजिएगा, कितने 38 कर लीजिएगा दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सवाल नेक्स्ट है, लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ, बताइए। चलो भैया आंसर करो, ऐसे ऐसे सवाल पेपर में पूछे गए भाई, उत्तर दीजिएगा सब लोग। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप यहां पर बता सकते हो। यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नवंबर 2014, आपका डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये भी साथियों आप कह सकते हो कि ये पुराना करंट अफेयर था तो पूछ लिया गया था, लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है 12वीं अनुसूची में, 11वीं में, 10वीं में, 9वीं अनुसूची में। इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, जो लोग जा रहे हैं 9वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल राइट है। आप सभी दोस्तों को पता है 9वीं अनुसूची में साथियों क्या उल्लेख किया गया, भूमि सुधार। ठीक है, भूमि सुधार का उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलता है 9वीं अनुसूची में। ठीक है, और साथियों जो संविधान में पहला संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था, और 1951 में साथियों जो संशोधन हुआ था सबसे पहले 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान में। ठीक है, और 9वीं अनुसूची का संबंध किससे, भूमि सुधार से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं, विटामिन व खनिज लवण, प्रोटीन, वसा, कार्बोज, बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या है बताओ। चलिएगा, इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा आप बता सकते हो। अच्छा, यहां पर सही आंसर क्या है, विटामिन व खनिज लवण, आपका ए ऑप्शन राइट है। दोस्तों आप जानते होंगे विटामिन और खनिज लवण जो है शरीर को विभिन्न रोगों से बचाते हैं और जैविक क्रियाओं का नियमन करते हैं, इसलिए इन्हें जो है सुरक्षात्मक तत्व कहा जाता है। आपका जो ए ऑप्शन दिया गया है ये साथियों बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। साथियों कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है शरीर को मुख्य रूप से जो है ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर ए विकल्प दिया गया है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। सवाल नेक्स्ट है, निम्नलिखित विधियों में से जो है भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। यहां पर दोस्तों आप देखेंगे तो भाई आपका राइट आंसर क्या है, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि वो है आपका उबालना, यानी बॉयल करना, ऑप्शन नंबर डी राइट है। दोस्तों उबालने की प्रक्रिया में जो है भोजन के पोषक तत्व सबसे कम नष्ट होते हैं और भोजन आसानी से जो है सुपाच्य हो जाता है, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो आपका डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल क्या है, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ट्रिप्सिन एंजाइम जो है किस प्रक्रिया में सहायक होता है, इस प्रश्न का उत्तर आप बता सकते हो। चलिए भाई सही आंसर क्या है, फटाफट यहां पर सभी प्यारे दोस्तों का आंसर आना चाहिए, बताओ भाई। चलिए सही आंसर क्या भाई, प्रोटीन के पाचन में आपका जो डी विकल्प दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ट्रिप्सिन जो है आप जानते होंगे ट्रिप्सिन के बारे में, ट्रिप्सिन एक पाचक एंजाइम होता है जो अग्नाशय यानी पैंक्रियाज द्वारा स्रावित होता है और छोटी आंत में प्रोटीन व पेप्टोन्स को अमीनो अम्ल में जो है बदलने का कार्य करता है। ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो दिया है, अगर आपसे पूछे कि ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है तो प्रोटीन के पाचन में आपका जो फोर्थ ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चेचक के विषाणु का नाम बताइए, यहां पर आप लोग आंसर दीजिएगा, ये भी प्रश्न आपका पेपर में आ चुका है। चलिए भाई, चेचक के जो है यानी स्मॉल पॉक्स इसे बोलते हैं साथियों, इसके विषाणु का नाम क्या है, राइट आंसर हो जाएगा वेरिओला वायरस। क्या भाई, वेरिओला वायरस, ऑप्शन नंबर फोर्थ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग। ठीक, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, आगे बढ़ें। और साथियों एडवर्ड जेनर ने जो है वर्ष 1796 में दुनिया के पहले टीके के रूप में चेचक के टीके की खोज करी थी। किसके द्वारा चेचक के टीके की खोज करी गई थी, एडवर्ड जेनर के द्वारा, ध्यान रखें। सवाल नेक्स्ट है, सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है, बताइए। सेफर विधि का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है, आपका सही उत्तर क्या बताओ। रोगी के पानी में डूबने पर, ऑप्शन नंबर फोर्थ ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, सेफर विधि जो है कृत्रिम श्वसन देने की एक पारंपरिक विधि है जिसका उपयोग पानी में डूबे व्यक्ति या दम घुटने वाले रोगी के फेफड़ों से पानी अथवा हवा बाहर निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखें, सेफर विधि आशा करता हूं आपको पता चल गया होगा। रोगी के पानी में डूबने पर इसका उपयोग किया जाता है
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए। सवाल नंबर नेक्स्ट है, संपोषणी विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई है, बताएं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप बता सकते हो, चलेगा। जो भी दोस्त जा रहे हैं ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। दोस्तों सतत या संपोषणी विकास की पहली स्पष्ट परिभाषा वर्ष 1987 में जो है ब्रंटलैंड कमीशन की आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में जो है दी गई थी। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। सवाल नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। चलिए भाई, कुछ क्वेश्चंस तो इतने सिंपल होंगे कि आप लोग अच्छे से आराम से क्लिक कर जाएंगे, टिक कर जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप होता है। क्यों भाई? उत्तर आप लोग बताएं फटाफट। यहां पर आपका सही आंसर क्या है बताइएगा। अच्छा, यहां पर आपका राइट हो जाएगा डॉल्फिन गैंगेटिका, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ये साथियों बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। साथियों, गंगा नदी में पाई जाने वाले मीठे पानी की सूस या गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। तो डॉल्फिन गैंगोटी के ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, या गंगा डॉल्फिन, बात एक ही है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। और साथियों, प्रत्येक वर्ष जो है 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। सवाल नेक्स्ट है, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर आप क्या है, सही लोग बताएं। किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो सही उत्तर दोस्तों आपका क्या है, वर्ष 1980 में। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वनों के विकास को रोकने और वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों में उपयोग होने से बचाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और साथियों, यह जो अधिनियम था, ये अधिनियम 25 अक्टूबर 1980 से पूरे भारत में जो है प्रभावित हुआ, ये भी ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह से संबंधित गैस नहीं है, बताइए। मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका दिया है नाइट्रोजन। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग यहां पर करेंगे, फटाफट बताएंगे। चलिए, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी प्यारे दोस्त उत्तर देने का प्रयास करें। तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं नाइट्रोजन N2 पर, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट होंगे, ठीक है दोस्तों। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल की एक सामान्य गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा नहीं करती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन ये प्रमुख जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक मात्रा में साथियों अगर आप देखेंगे वायुमंडल में नाइट्रोजन ही पाई जाती है, कितना परसेंट, 78%, ठीक है। वहीं पर ऑक्सीजन की बात करें 21%, और वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 0.04% जो है पाई जाती है, ठीक है। सवाल नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जो है संरक्षण की विधि नहीं है। जैविक खाद, मृदा अपरदन रोकना, कीटनाशक रसायन, फसल चक्र, बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, कीटनाशक रसायन। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया है दोस्तों, ये बिल्कुल राइट होगा। साथियों, रासायनिक कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग जो है मृदा के सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर उसकी उर्वर शक्ति यानी उर्वरता की जो शक्ति होती है उसको घटाने का कार्य करता है। अतः साथियों, यह मृदा संरक्षण की नहीं बल्कि प्रदूषण की विधि होती है। क्या? कीटनाशक रसायन, ठीक है। इसीलिए साथियों ज्यादा कीटनाशक रसायन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट होगा। सवाल नेक्स्ट है, अरहर की संकर किस्म इसमें से कौन सी है, बताएं। चलिएगा, राइट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी ICPH8। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। सवाल नेक्स्ट देखो भाई, निम्नलिखित में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है, बताओ। किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? चलिएगा, इस प्रश्न का आप लोग आंसर करें, निम्नलिखित में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है। ये भी प्रश्न दोस्तों पेपर में आ चुका है। तो भाई मध्य प्रदेश को, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये बिल्कुल राइट है, ठीक है भाई। साथियों, मध्य प्रदेश भारत में जो है सोयाबीन का एक प्रमुख और पारंपरिक उत्पादक होने के कारण जो है देश में सोया स्टेट के नाम से ये प्रसिद्ध है, ठीक है। तो सोयाबीन राज्य किसे बोलते हैं? मध्य प्रदेश को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। सवाल नेक्स्ट देखिएगा, ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहा जाता है, बताइए।
इसका उत्तर आप लोग कर सकते हैं। सभी प्यारे साथियों का आंसर आ जाना चाहिए। आप लोग यहाँ पर बताएं, प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। वेजिटेबल फोर्सिंग बोलते हैं क्या भाई? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, बेमौसम या नियंत्रित वातावरण में कृत्रिम परिस्थितियों के माध्यम से सब्जियां उगाने की तकनीक को जो है वेजिटेबल फोर्सिंग कहा जाता है। आपका यहां पर सी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य कितना होता है? बताइए। चलिएगा, राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी। ये भी प्रश्न आपका पेपर में आ चुका है दोस्तों। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? बताएं। 45 का फटाफट आंसर देते हुए चलें आप लोग। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बताइएगा यहाँ पर दोस्तों। वह साथियों आपकी कौन सी विधि? समोच्च विधि होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे जो है पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी के कटाव को रोकने और पानी के संरक्षण के लिए ढलान के विपरीत समोच्च विधि से बाग लगाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिया है समोच्च विधि, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है, तो वह साथियों आपकी क्या समोच्च विधि होती है। ऑप्शन सेकंड आपका राइट होगा। अगला सवाल, सिलाई मशीन कब भारी चलती है? बताइएगा। सिलाई मशीन जो है कब भारी चलती है? शटल में धागा अटक जाने पर, प्रेशर फुट में ज्यादा दबाव होने पर, बेल्ट बहुत ढीली होने पर, तेल की कमी तथा सफाई न होने पर। ये भी प्रश्न दोस्तों पेपर में पूछा जा चुका है। ये हमने कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं लिया है, ये प्रश्न आपका एग्जाम में आ चुका है। तो जो सही उत्तर आपका होगा, जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर, तेल की कमी तथा सफाई न होने पर, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई साथियों, सिलाई मशीन के जो है पुर्जों में धूल मिट्टी, धागे के रेसे जमने और लंबे समय तक जो है तेल न देने से जो है घर्षण बढ़ जाता है, जिससे मशीन जो है भारी चलने लगती है। आपका फोर्थ ऑप्शन राइट है। वृद्धावस्था में जो है कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बताओ, फटाफट आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। यहां पर आपका सही आंसर क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है ये दोस्तों क्या है? ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए। ठीक है, और साथियों बच्चों में जो है आप जानते हैं विटामिन डी की कमी के कारण, हमने कई बार आपको बताया भी है, बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है। ठीक है, अगला सवाल, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा होता है? बताइए। इस प्रश्न का उत्तर आप बता सकते हो, कर सकते हो, फटाफट आंसर बताओ भाई। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया ग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए भाई, सेशन को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है, तब आप तक लाया जाता है। ठीक है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अभी और भी क्लासेस आपको दी जाएंगे यूपी टेट से संबंधित, तो आप लोग सबको देखते हुए चलें अच्छे से। आजकल यूरोप और भारत में जो है किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है? तो वो है भाई कौन? हर्बर्ट। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है भाई, तो साथियों प्रसिद्ध जर्मन शिक्षा शास्त्री जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट की जो है पंचम दीय पाठ्य योजना आज भी स्कूलों में शिक्षण योजना बनाने की सबसे लोकप्रिय पद्धति मानी जाती है। तो आपका जो ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हर्बर्ट की जो पंचम पदी के 5 मुख्य चरण कौन कौन से हैं? पहला आपका साथियों प्रस्तावना है, दूसरा प्रस्तुतिकरण होता है, तीसरा तुलना, चौथा सामान्यीकरण और पांचवा जो होता है साथियों वो होता है आपका प्रयोग यानी एप्लीकेशन। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट है, योजना विधि आधारित है। बताइए, करके सीखने पर, देखने पर, सुनने पर, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा। योजना विधि जो है साथियों किस पर आधारित होती है? आप जानते होंगे करके सीखने पर आधारित होती है। जो आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों योजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड पूरी तरह से बाल केंद्रित शिक्षा और करके सीखने यानी लर्निंग बाय डूइंग के व्यवहारिक सिद्धांत पर जो है आधारित होती है। आपका ए विकल्प राइट है। भाई ये क्लास आपको कैसी लग रही है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पंचम सवारी ताल में जो है कितनी मात्राएं होती हैं? इसका सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो भाई राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15। ठीक है दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय संगीत में पंचम सवारी ताल उत्तर भारतीय संगीत पद्धति की एक प्रमुख ताल है, जिसमें साथियों आप देखेंगे कुल 15 मात्राएं होती हैं। कितनी? 15 मात्राएं। आपका ए ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? ये प्रश्न पेपर में आ चुका है, भले ही आपको सिंपल लग रहा हो लेकिन ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में आप जानते होंगे दोस्तों। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, तो दोस्तों भारत का राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम मूल रूप से बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित
उनके प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास आनंद मठ से जो है लिया गया है। ये भी पूछा जाता है कि वंदे मातरम जो है साथियों कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है, याद रखें। सवाल नेक्स्ट है, राग भैरव गायन, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, हाँ, राग भैरव का गायन समय क्या है, रात्रि, सायंकाल, दोपहर और आपका दिया प्रातःकाल। इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा। सही आंसर क्या है फटाफट बताएं। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर प्रातःकाल ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट है। साथियों राग भैरव जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक बेहद गंभीर प्रकृति का राग है, जिसे साथियों सूर्योदय के समय यानी प्रातःकाल यानी भोर में गाया बजाया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नेक्स्ट है, सामान्य मृदा में कार्बन तथा नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है, बताइए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, आप सभी प्यारे दोस्त आंसर कर सकते हो। तो भाई 10:1 पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई। साथियों एक सामान्य स्वस्थ और उपजाऊ खेती योग्य ऊपरी मिट्टी का आदर्श कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात जो होता है वो 10:1 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है ये बिल्कुल साथियों क्या है, राइट आंसर होगा। अगला सवाल, विशिष्ट मृदा में जो है मृदा वर्ग कणों के आपेक्षिक अनुपात को क्या कहते हैं, मृदा कणाकार बोलते हैं। क्या भाई, मृदा कणाकार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या होता है, बताइए। चलिए भाई आंसर इसका आप लोग करेंगे, राइट आंसर क्या है आप लोग बता सकते हो। आरटीएस, सीटीएस, फोरटीएस, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे जो है ओलंपिक का मूल लैटिन आदर्श वाक्य जो होता है वो होता है आरटीएस, सीटीएस और आपका फोरसीएस। ठीक है, और साथियों जिसका अर्थ होता है क्रमशः, आरटीएस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर तेज हो जाएगा, और साथियों सीटीएस का मतलब जो होता है साथियों आप देखेंगे, सीटीएस का मतलब क्या होता है आप कह सकते हो यहाँ पर। साथियों यहाँ पर जो आपका सीटीएस दिया है, सीटीएस का मतलब क्या हो जाएगा, सीटीएस का साथियों जो मतलब होगा तेज होगा। ठीक, और बात करें यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे जो अल्टीएस दिया है, अल्टीएस का मतलब क्या हो जाएगा, अल्टीएस का मतलब हो जाएगा साथियों यहाँ पर उच्च, और जो आपका बचता फोरटीएस, फोरटीएस का मतलब क्या होगा, मजबूत। ठीक, ये साथियों इसका अर्थ होता है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है अर्जुन पुरस्कार विजेता है, इनमें जो है अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है, ऑप्शन नंबर बी पुलेला गोपीचंद, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये साथियों एक प्रसिद्ध जो है बैडमिंटन खिलाड़ी थे, कौन, बैडमिंटन खिलाड़ी। अगला सवाल, मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। मनोरंजन जो है कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या है आप बता सकते हो भाई। चलिएगा, मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं, 10 है, 8 है, 5 है और आपका दिया है 4। राइट आंसर क्या है, जो लोग बता रहे हैं 8 ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं वो क्या है, वो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उनका। सवाल नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन जो है घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है, घुटनों की शक्ति के लिए कौन सा आसन सबसे बेस्ट होता है, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए, वज्रासन जो है साथियों ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर आप करेंगे, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। हालांकि ये साथियों देखेंगे आप लोग ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, उस समय का तो उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। हाँ, इससे आप ये समझ सकते हैं, ये विचार कर सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से किस तरीके से पूछे जाते हैं, जो करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। क्या अभी और आपको पीवाईक्यू चाहिए यूपी टेट का, आप लोग ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी, श्योर मिलेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।